आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। असल में ये जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल का कंटिन्यूटी लेक्चर है, जिसके अंदर बेसिकली पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल पढ़ चुके हैं। जिसको अगर हम रिवाइज कराएं कि आपके पास जो डायपोल होता है वो दो चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट चार्जेस को अगर हम एक सेपरेट कर दें तो ये एक डायपोल बनाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो उसको उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जबकि फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जो कि आज इस वीडियो में हमने इस डायपोल के लिए किसी एक पॉइंट के ऊपर निकालनी है। जबकि ये एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाली थी, जबकि डायपोल को हमने कंसिडर किया था कि ये अगर आपके पास डायपोल है तो डायपोल में हमें पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करके हमने कहा था कि इस पी पॉइंट के ऊपर पी डैश पॉइंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे पी डैश है, आपके पास जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास 2e कॉज ऑफ थीटा आई थी। अब आज इसके अंदर हम मजीद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल के और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ जिसमें अब ई की वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो थी वो बराबर हमने ई की ले ली थी, और उसके बाद इस ई को या किसी भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव को हमने पॉइंट चार्ज के लिए लिखा था कि वो इसके बराबर है जिसमें डायरेक्शन समेत। अब यहाँ पे हमने इस ई की जगह इसमें से किसी एक की हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इन दोनों को इक्वल रखे, ई की इक्वल रखा था और वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर ई नेट निकालना चाहूँ तो जिसमें आपके पास क्या है कि 2 तो आ रहा है, जबकि ई की वैल्यू की मैग्नीट्यूड ये आ जाएगी, जिसको मैं यहीं से उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये आपके पास ये आ गया, जबकि आपके पास एंड पे राइट साइड पे कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब कॉज ऑफ थीटा में अगर आप देखें तो ये थीटा जो है ये वो एंगल है जो कि हमने ये देखा था, ठीक है। अब हम इस एंगल को नहीं, हम इस एंगल को चाहते हैं कि ये आर की टर्मिनोलॉजीज में आ जाए। अब cos थीटा को हम कैसे आर की टर्म्स में यानी डिस्टेंस की टर्म्स में रिलेट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक ट्रायंगल को किसी एक को उठाते हैं, जिसमें अगर मैं ऊपर वाली को उठाता हूँ जिसमें आपके पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये आपके पास एक साइड है, जबकि ये एक साइड है और ये तीसरी एक साइड है, जिसमें ये वाली जो साइड है ये ई प्लस है, जबकि यहाँ पर ये वाली क्या है, ये आपके पास एंगल के सामने वाली है, ये 90 है। और इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो चलें इसको बाद में देख लेंगे, ये एंगल के सामने वाली है। और अगर आप देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल की सामने वाली होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके कॉस थीटा को देखते हैं कि आर की टर्म में कैसे निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है, जबकि इसके साथ ये वाली जो है ये आपके पास होती है बेस। अब अगर आप ये जो बेसिक मैंने लिख दी हैं चीज़ें, अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली जो साइड है ये आपके पास बेसिकली ये आर है। कैसे, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए पॉइंट ये है निकालने का, लेकिन ओवरऑल ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है। तो अगर आप देखें तो ये पूरी एक लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, जो वो तो जस्ट हम एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के लिए हमने उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे बना लिया था ना, लेकिन असल में तो वो यहाँ से यूँ करके स्टार्ट हो रही है, जिसमें ये वाली साइड जिसको मैं ई प्लस वाली साइड है, इसमें ये वाला साइड क्या है आर है, तो यानी ये वाली साइड ई प्लस तो है, लेकिन असल में अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये बेसिकली आर है, यानी ये डिस्टेंस है चार्ज से किस पॉइंट तक, और ये पूरा वो है। जबकि अगर आप बात करो बेस की जो कि ये वाली साइड है, और इसी तरह अगर मैं इसको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ तो ये वाला उसका पूरा साइड क्या है, कॉस कंपोनेंट है, जिसको यहाँ से यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। और वो हमारे केस में क्या है d/2, क्यों भला पूरा d है तो ये आधा कितना होगा, जिसको मैं अगर बताऊं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ d है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जबकि ये क्या है ये d/2 है। सिमिलरली ये भी d/2 होगा जिसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास d/2 जिसमें मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ये बेस जो कि ये क्या है इसके बराबर है ये d/2 के। अब ये ना समझिएगा कि ट्रायंगल तो इधर है ये तो छोटी है और यहाँ पे आप ले रहे हैं, असल में एक पॉइंट पे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हम जो कैलकुलेशन है डायरेक्शंस हैं कंपोनेंट्स हैं वो हम उसके पॉइंट के लिहाज से ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इधर नहीं होती, वो जाहिर है उसका पूरा इफेक्ट शुरू से ही ये पूरा आ रहा होता है ना, ये पूरा आ रहा होता है, जिसको हम जस्ट डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करते हैं जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, असल में इस पूरे का किरदार है। तो इस वजह से ये जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो वो असल में है ये वाली, लेकिन उसका सारा इफेक्ट इस पे ही आ रहा है, वो यही है एक किस्म की।
जिस वजह से हम इसको ले रहे हैं। अब कॉस थीटा की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ रेशियोज थी, जिसमें एक रेशियो थी कॉस ऑफ थीटा, जो कि बेसिकली बराबर थी किसके, साइडों के लिहाज से। अगर हम उसकी रेशियो की बात करें तो वो थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। जिसमें अगर बेस की हम बात करें तो वो आपके पास d/2 के बराबर है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ d/2। जबकि हाइपोटेन्यूज क्या है, वो r के बराबर है, तो ये r हो गया। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई r के टर्म्स में, क्योंकि d तो कांस्टेंट है, दो चार्जेस के दरमियान फासला है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बाकी सब एज इट इज लिखते हैं। तो बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसमें 2 और ये सारा ब्रैकेट। जबकि cos थीटा की जो वैल्यू है, जो कि d/2 r है, वो यहाँ पर आ जाएगी नीचे इस cos थीटा की जगह। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी होके लिख दें तो आपके पास ये क्या है कि ये d/2 का 2 नीचे आ जाएगा। इसको मैं अगर इस तरह पूरी एक लिखूं तो ये आपके पास 2 नीचे ऊपर भी था ये वाला, ये 2 नीचे आ गया। नीचे r और r क्या हो गया, r स्क्वायर है, ये 1 पावर इसकी है, तो 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होती हैं। तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। 4 पाई सॉरी एप्सिलॉन को एज इट इज लिख दिया मैंने। आगे क्या है, q आ जाएगा, और जब के साथ क्या है डी। तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये और टू कैंसिल, जिसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, जाहिर है कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा, और 1 जो है वो फिर इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब बकाया सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ, डायग्राम ले आया हूँ। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि ऊपर क्या है, क्यू डी, जिसमें क्यू क्या था, चार्ज, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो जो कि डायपोल के जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान फासला है। तो क्यू डी बेसिकली डायपोल के लिए किसके बराबर होता है, ये एक टर्म के बराबर होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम कहते क्या हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जो कि बेसिकली एक डायपोल की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब जहाँ पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन से मतलब कि ज़ाहिर है, इस डायपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो ये कैसे बिहेव करता है, ये मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वो क्या होंगी वो हमारी डिटेल नहीं है, लेकिन ये इस डायपोल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में हमें ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताता है। इसकी बाय द वे मैं बता दूं कि डायरेक्शन जो होती है वो जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जो कि हमने देखी भी। इस केस में जो आपके पास या इस केस में नहीं, ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। वो किसकी तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब हमें चूंकि क्यू डी जो है पी के बराबर है वो पता चल गया, जो कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है, सबसे ज़्यादा जो डायपोल होता है वो मोमेंट होता है वो क्यू डी के बराबर होता है। और यहाँ पे हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे। तो ये आपके पास इस क्यू डी की जगह मैं पी पुट कर सकता हूँ, जो कि हमने डायपोल मोमेंट को कहा हुआ है। अब आगे चलते हैं और इस आर के बारे में बात करते हैं। अगर आर देखें तो आर क्या है कि आप कितना चार्ज से कितना दूर जा रहे हो। अगर आप देखो तो कि दूर वाली जो चीज़ है वो मेनली डिपेंड कर रही है, क्या डी के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं। डी तो आपका दोनों के दरमियान क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप देखो तो वो एक मेन चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो है कितना ऊपर हम देख रहे हैं। फर्ज करेंगे डायपोल लग यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने एक छोटा सा बनाया है, ठीक है, मैं यहाँ पर होता हूँ, तो आपके पास ये आर होता है, ठीक है। अब उसका जो एक्स अगर मैं देखूं तो ये आपके पास इतना है, ठीक है, जिसको मैं चले पूरा ही ड्रॉ कर लेता हूं। लेकिन अगर आप एक्स को देखना चाह रहे हो ना, तो वो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो वो इतना है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखो तो वाई कितना है, इतना है, यहाँ तक है वाई। जबकि ये एक्स और एक्स एक्सिस और वाई की बात करूं, जो कि मैंने पहले बताए थे। अब ये एक्स एक्सिस इतना है, वाई जो है वो इतना है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा तो जिसके लिए आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या अब एक्स जो है वो चेंज हो गया, नहीं, लेकिन वाई जो है वो ज़्यादा हो गई। यानी बात क्या है कि जो आर है उसकी तब्दीली जो आ रही है, अगर ज़्यादा मैं दूर देखूंगा डायपोल से, तो वो मेनली पता चल रहा है वाई से। और लेकिन y की टर्म्स में तो मेरे पास बात ही नहीं हो रही। अब मैं चाहता हूं कि r को मैं इन टर्म्स ऑफ y लेकर जाऊं, उसके लिए मुझे थोड़ी मैथ्स करनी पड़ेगी। और वो मैथ्स ये है कि मैं क्या करता हूँ, ये वही वाली ट्रायंगल लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर ली थी, जिसमें ये r और ये d/2, और ये आपके पास अगर आप देखें तो ये y होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली y है। इसी तरह इस ट्रायंगल को हम देख रहे थे, ये क्या है, y है, ठीक है। तो इधर मैं उसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा जिसमें परपेंडिकुलर क्या है, y है। और इस ट्रायंगल के कैसे इस्तेमाल करूंगा, कैसे मैं इससे r निकालूंगा, वो असल में हम बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको मैं नीचे लिख देता हूँ। बल्कि इससे कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं,
और इसको यहाँ पे ले आते हैं, जो कि मैंने सही कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो कि साइडों के दरमियान रिलेशन को बताता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये आपस में इस तरह रिलेट होते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, आर का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि बेस क्या है d/2, तो ये आपके पास d/2 का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है y, तो ये y का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं ज़ाहिर है मुझे r चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइडों पे, जिसमें मैं ले लेता हूँ ये ले लिया। सिमिलरली इधर भी मुझे लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर। तो जस्ट मैंने r यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाली r की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। अब बकाया e नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आया हूँ, e की जगह एज इट इज सब कुछ लिखा है, r क्यूब की जगह मैं अब ये r की बेसिकली वैल्यू डालना चाहता हूँ, इस वजह से r क्यूब नहीं लिखा। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं ये r की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। और ये r को रखने के बाद इसकी पावर ज़ाहिर है आपके पास क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे इसको 3 लिख देता हूँ। जबकि अगर आप देखें तो ये किसकी पावर 3 है, बेसिकली ये अंडर रूट भी है ना, तो अंडर रूट बेसिकली उसकी पावर क्या होती है, अंडर रूट बेसिकली मतलब पावर 1/2, और ये पावर ये है, ये भी पावर है आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3, तो ये पावर हो जाएगी 3/2, जिसको फिर मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। और आपके पास किसकी पावर भला 3/2 आनी थी, इस सब की पावर क्या आनी थी, ये जो कि ये है, ये 3/2 आनी थी। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो कि बेसिकली वाई को रिलेट कर रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई के साथ यानी ऊपर कितना जा रहे हैं उसके साथ रिलेट कर रही है। जबकि जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी, जो कि हमने रिजोल्यूशन को देख के और इलेक्ट्रिक दोनों ई प्लस और ई माइनस के आप कह लें कि जो कंपोनेंट हैं उनको रिजॉल्व करने के बाद हमने एनालाइज किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो किस तरफ आ रही थी, इस तरफ आ रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। किसकी भला, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसके बारे में मैं लिख भी देता हूँ कि जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है। जबकि मैग्नीट्यूड ये है, जिसमें अगर आप देखें तो वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी के। इसका मतलब कि आपके पास पी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने बेसिकली अंग्रेजी में लिखा है कि डायपोल मोमेंट बढ़ाने से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर वाई की बात करें, जितना मैं दूर जाऊंगा, जितना मैं दूर पॉइंट लूंगा इस डायपोल मोमेंट से, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अगर आप देखें तो नीचे है और ये ऊपर है। जाहिर है पावर के लिहाज से अगर हम देखें तो स्क्वायर टाइम कितने टाइम्स होगी, तो वो ये स्क्वायर और फिर इसका 3/2 पावर, तो उस लिहाज से ये होगी, चूँकि ये कुछ इस तरह रिलेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये बढ़ाने से, वाई बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अब लास्ट में एक कंडीशन के लिए कर ही लेते हैं। फर्ज करते हैं आपके पास कि अगर जो दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस डी है, अगर ये बहुत छोटा हो जाए कंपेयर टू वाई के, मतलब वाई मतलब ये वाला जो है, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो फर्ज करें ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है, दिन के दरमियान डिस्टेंस डी है, और इसको मैं इस पॉइंट पे जाके निकालना चाह रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ये वर्टिकल, ये अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूं तो ये आपके पास क्या है, वाई है, ठीक है। अब वाई को देखें तो वो बहुत बड़ा है ना, किससे, डी से, यानी डी एक बहुत छोटा नंबर है। और जब छोटे नंबर जैसे कि 0.1 मीटर फर्ज करें, 0.1, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डी स्क्वायर है, जो कि ज़ाहिर है फिर 2 से और 4 हो जाएगा, बल्कि इसको ज़ाहिर है फिर अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर इसको भी 4 करना पड़ेगा, क्योंकि डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इसका ऑलरेडी स्क्वायर इतना छोटा हो गया, फिर 4 से डिवाइड करके और छोटा, यानी ये ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर मतलब इतना छोटा कि ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होगा। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है तो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी चीज़ों का एज इट इज लिख दिया, इस सब की जगह जीरो पुट हो गया। जबकि पुट जीरो करने के बाद तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जिसकी पावर क्या है 3/2, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर 3। यानी आपके पास हुआ क्या कि यहाँ पे वाई की पावर क्या आ गई, 3, क्योंकि ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कब, जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो बिटवीन चार्जेस कंपेयर टू के कितना दूर आप देख रहे हो उसको, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिर उसको अगर एनालाइज करें तो वो वाई क्यूब के साथ रिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितना दूर जाओगे तो वाई क्यूब के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। जितना वाई क्यूब मतलब वाई बढ़ेगा उस क्यूब के लिहाज से फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर हम करीब आएंगे तो क्यूब के लिहाज से, वाई क्यूब के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल के बारे में पढ़ा और उसको मजीद एक्सप्लेन करके हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर।